नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में रियल नंबर पर बात की थी, चलिए अब उसके कुछ सवालों को हम देखते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हाँ तो दोस्तों, हमारी संख्या दी है 26 और 91। 26 और 91 इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो अब हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हम करने चल रहे हैं। 26 इसे सबसे छोटी संख्या से पहले ट्राई करेंगे, 2 से 2 51 2 2 तिहाई 6 यानी 13। अब ये 2 से कटेगी नहीं, 3 से, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या 5 से नहीं कटेगी, फिर 7 से। 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से ही कटेगी। इसी प्रकार से हम 91 को देखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कटेगी, 1 है। 3 से, 3 त्रिका 9 नहीं कटेगी। 5 से नहीं कटेगी, 7 से कट जाएगी। 7 एकन्नम 7, फिर यहाँ 2 बचा, 7 तिरिक 21, फिर 13 अभाज्य संख्या है, 13 से कट जाएगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं 26 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया वो कितना आया, 2 × 13। और 91 का अभाज्य गुणनखंड जो आया हमारा 7 × 13। अब हमारा एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ कॉमन वैल्यू होगी, तो एचसीएफ इसलिए 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा। इसी प्रकार से अब हम इनका एलसीएम देखते हैं। 26 और 91 का एलसीएम, जैसा कि पिछली क्लासों में बात कर चुके थे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अब देखते हैं, यहाँ पर 2, फिर 7 और 13 एक बार, 7 13 से 91, 91 दूना 182। अब इसका एलसीएम भी आ गया। अब देखते हैं, हम इसके उत्तर की जांच करते हैं, ये सही है कि नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए, उत्तर की जांच।
सबसे पहले अब देख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, पहली संख्या हमारी क्या है 26 है, दूसरी संख्या 91। अब दोनों का गुणा करेंगे, 26 एकन्नम 26, हासिल लगा 2। अब इसका 9 से गुणा कर दीजिए, 9 छक 54, 4 9 9 दूना 18, 18 और 5, 18 5 23, 23 2 23, अब 4 2 6, 234 आया था, 234 इसका गुणा करने पाया। अब इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो ये 236, तो 23 66 इसका दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब हम देखते हैं, पिछली कक्षा में आपको एक सूत्र बताए थे, HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल मालूम है 2366। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें मालूम है 2366। अब हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल मालूम है तो हमारा HCF भी उतना ही, HCF और LCM का गुणनफल भी उतना आना चाहिए। हमारा HCF कितना है 13 इंटू LCM कितना है 182। अब इसका गुणा कर देंगे, तेरह दूना 26, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2366। अतः दोनों आंसर समान है, दोनों का गुणनफल, इसलिए जो हम HCF, तो दोस्तों ये HCF और LCM का जो गुणनखंड है और दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों की वैल्यू हमारी समान आ गई। अतः जो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाला है, इस दोनों सही है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी संख्या, सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो हमारी संख्या क्या है 26 और 91। 26 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या 26 हमारी सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगी, तो वो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 ऐसी अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, न सम है न विषम, तो इसलिए हम डायरेक्ट 13 से काटेंगे, 13 एकन्नम 13। फिर उसके बाद 91 को हम काटे थे, यहाँ फिर से दिखा दे रहे हैं, 91 को दिखा दे रहे हैं। 91 विषम संख्या है, सम से नहीं कटेगी, अतः हम इसे 3 से देखेंगे, 3 से 3 त्रिक्का 9, 1 बच रहा है, नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 5 से नहीं कटेगी, 5 से सिर्फ 0 या 5 संख्याएं होंगी तभी कटेगा लास्ट में। उसके बाद फिर हम 7 से देखते हैं, 7 एकन्नम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21, 7 से कट जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 आ गई, 13 अभाज्य संख्या है, 13 से 1। अब इनका देखेंगे हम
26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का 2 × 13, 91 का 7 × 13। अब दोनों में कॉमन हमारी वैल्यू जो होगी वो हमारा HCF कहलाएगा। अब कॉमन वैल्यू हमारी 13, अतः 26 और 91 का HCF 13 होगा और 26 और 91 का LCM, ये जो हमारी कॉमन वैल्यू है हम इसे एक बार लेते हैं। उसके बाद दोनों गुणनखंड 2 7 13, तो 13 से 91, 91 दूना 182। अब देखते हैं हम उत्तर की जांच करेंगे कि जो हमने HCF 26 और 91 का HCF निकाला है वो सही है कि और LCM सही है कि नहीं। तो अब देखते हैं उत्तर की जांच हम करेंगे। देखेंगे पहले दोनों संख्याओं का हम गुणनफल देखेंगे क्या आएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल हम देखें, दोनों संख्याओं का गुणा किए 23 26, 23 66 आया। उसके बाद अब हम देखते हैं पिछली क्लास में एक फार्मूला बताए थे HCF × LCM, HCF × LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तब HCF × LCM। अब हमारे दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात है, तो हम HCF और LCM हमें ज्ञात है, तो HCF हमारा 13 × LCM 182 है। दोनों का गुणा करेंगे 23 66 आएगा, अतः दोनों वैल्यू हमारी समान है। इसीलिए हमने जो 26 और 91 का HCF और LCM निकाला है राइट है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। उस टाइप के सवाल हम कल पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, तो देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या हैं। हमारी संख्या है, तो दोस्तों हमारा सवाल ये है, पहला 1/√2, दूसरी हमारी जो वैल्यू है 7√5 और थर्ड वाली है 6 + √2। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक थियरी, तो दोस्तों हम बेसिक थियरी के बारे में इसके जानते हैं। कोई अभाज्य संख्या p है, उसके बाद कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, तो p अगर a से भाज्य, p इसका वर्ग, कोई अभाज्य संख्या का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक a स्क्वायर, मतलब दोनों का वर्ग, अगर p स्क्वायर a स्क्वायर से विभाज्य है तो p भी a से विभाज्य होगा। यही हमारा बेसिक थियरी है। इसे जानना बहुत ज़रूरी था इस सवाल के लिए कि अगर p स्क्वायर a स्क्वायर से भाज्य, जो कि p एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद
कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर p स्क्वायर a स्क्वायर से विभाज्य है तो p भी a से विभाज्य होगी। तो अब देखते हैं आगे हम इसे सवाल में कैसे लागू करते हैं। जैसे कह रहा है कि हमारी 1/2 जो संख्या है इसे सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था अगले वीडियो में, तो अब इसके बाद देखते हैं इसको। तो अब हम बताए थे कि जो संख्या हमें सिद्ध करनी है जस्ट उसके विपरीत मान लेते हैं। इसे हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे मानेंगे कि हल कि 1/2 माना संख्या 1/√2 1/√2 संख्या जो है 1/√2 एक माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब अब परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिखेंगे। 1/√2 a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा जो b होगा वह 0 बराबर नहीं होगा। यह परिमेय संख्या की एक परिमेय संख्या का कंडीशन है, परिमेय संख्या होने की। अब हम इसे दिखाएंगे। 1 अब यहाँ इसे पक्षांतर कर देते हैं। b बराबर a√2 अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। अब b स्क्वायर बराबर, पहले लिख दो यहाँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर बराबर a√2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम यहाँ देख लेते हैं। अब b का वर्ग करेंगे, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, कोई संख्या रूट में है उसका अगर हम वर्ग करेंगे, कोई संख्या अगर रूट में है अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो वो रूट से बाहर आ जाती है, तो इंटू 2। अब b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, अगर 2a स्क्वायर जो है अगर 2 का गुणज है, अभाज्य फैक्टर्स का गुणज है, तो ये हमारी जो a स्क्वायर है यह 2 से विभाज्य होगी। अगर 2 का गुणज है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अतः या तो कह सकते हैं कि ये जो b स्क्वायर है 2a स्क्वायर के बराबर है, अतः b स्क्वायर 2 से भाज्य होगी, यह भी कह सकते हैं। अतः संख्या b स्क्वायर 2 से विभाज्य होगी।
अब देखते हैं, इसे कथन एक मान लेते हैं, समीकरण एक भी मान लो। अब देखते हैं b बराबर 2m, b बराबर हम 2m मान लेते हैं, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक संख्या है। अब इसे b का मान हम समीकरण एक में रख सकते हैं, b का मान समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण हमारा एक क्या है, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर, समीकरण हमारा क्या है, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 2m, 2m का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब देखते हैं हम यहाँ 2m, अब इसका वर्ग करेंगे, 4, 2 का वर्ग 4, m का m स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब देखते हैं जो हमारा ये 2 है, 2 दूनी 4, अब 2m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब हम b बराबर 2m माने थे। अब देखेंगे हमारा यहाँ कि हमारी जो संख्या है a स्क्वायर जो हमारी संख्या है यह 2 का गुणज है, जो संख्या आई है, मान आया है 2 का गुणज है। अतः हमारी संख्या अगर ये a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगी तो हमारा जो संख्या होगी यह a भी 2 से विभाज्य होगा। अभी हम आपको बताए ना, p जो होगा, p कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और a कोई धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक था। अगर p स्क्वायर a स्क्वायर से विभाज्य है तो हमारी जो संख्या p भी a से विभाज्य होगी। अतः यहाँ देख लीजिए वही नियम लगा है कि अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू प्राप्त हुई 2 का गुणज है, तो 2 से ये विभाज्य होगी। अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगी तो a भी 2 से विभाज्य होगा। अतः a संख्या a भी 2 से विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं जो हमारी संख्या b स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रही थी, 2 से विभाज्य, अतः संख्या b स्क्वायर 2 से विभाज्य होगी। अगर b स्क्वायर 2 से विभाज्य होगी तो हमारी संख्या b भी 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। अतः दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन ये हो रहा है कि a भी 2 से विभाज्य होगी, 2 और b भी 2 से विभाज्य होगा। अतः जो हमारा हम प्रारंभ में माने थे कि, दिखाते हैं यहाँ, वन अपान √2 बराबर a अपान b, जो हमारी a वैल्यू माने थे a अपान b अगर परिमेय संख्या है तो इसे, क्योंकि हम यहाँ पहले से मान चुके हैं कि a अपान √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम परिमेय संख्या की एक कंडीशन होती है कि जो a अपान b है एक सहभाज्य पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, सहभाज्य पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अतः दोनों में सहभाज्य संख्या कहाँ रह गई, जब b भी 2 से भाज्य हो रहा है, a भी 2 से भाज्य हो रहा है, कॉमन उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त हुई हमें 2। अगर कोई भी
सह-अभाज्य संख्या है वह सिर्फ अपने संख्या से या एक से कट सकती है, लेकिन यहाँ जो संख्या हमारी प्राप्त हुई है b और a दोनों 2 से विभाज्य हो रही हैं, अतः a और b दोनों उभयनिष्ठ संख्या 2 से विभाज्य हो रही हैं। अगर उभयनिष्ठ संख्या से विभाज्य हो रही हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए तो दोस्तों a और b दोनों उभयनिष्ठ संख्या 2 से विभाज्य हो रही, अतः a और b सह-अभाज्य संख्या सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं उभयनिष्ठ संख्या 2 से विभाज्य हो रही हैं, तो यह सह-अभाज्य पूर्णांक कहाँ से रही? सह-अभाज्य संख्या जो संख्या अपने स्वयं और एक से विभाज्य होती है उसे हम सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ये संख्या उभयनिष्ठ दोनों 2 से भाज्य हो रही हैं, तो इसलिए यह सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो हम इसे दिखाएंगे। इसलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? 7√5। इसे भी दिखाना, सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, आराम से आप देखिए। जैसा कि हम एक सवाल इससे पहले बता चुके हैं, इससे पहले वीडियो में भी एक सवाल बताए थे, तो अब आप लोग कुछ समझ चुके होंगे। तो देखते हैं, हमें इसे दिखाना क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया था अगर हमें अपरिमेय संख्या दिखाना है तो हमें इसे जस्ट पहले मानना होगा कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसे परिमेय संख्या मानते हैं, हम अपनी ही बात को अगर इसे गलत दिखाते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगी कि यह, अगर इसको हम मानते हैं कि यह परिमेय संख्या है, अगर यह परिमेय संख्या का नियम नहीं फॉलो करती है तो यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होके आएगी। तो इसीलिए हम मानते हैं माना (7√5) संख्या एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया 7√5 संख्या एक परिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या की शर्त क्या होती है? 7√5 = a/b। इसे हम परिमेय संख्या का कंडीशन फॉलो करवाएंगे। अब देखेंगे यह अगर परिमेय संख्या का कंडीशन फॉलो करता है तो यह परिमेय संख्या होगी। अगर यह परिमेय संख्या कंडीशन को नहीं फॉलो करती तो हम यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं जो a और b है ये कौन सी संख्या है? जहाँ ये लिखना होगा, जहाँ a और b कंडीशन होती है ना परिमेय संख्या की, जहाँ a और b अभाज्य पूर्णांक सअभाज्य पूर्णांक हैं और b ≠ 0। जीरो के b की वैल्यू जो है हमारी 0 के बराबर नहीं हो सकती। यह परिमेय संख्या होने की शर्त है। अब देखते हैं यह नियम फॉलो करता है कि नहीं। 7√5 = a/b। अब 7 को हम इस तरफ ले जाएंगे, √5 बराबर a/7b। 7 भी एक पूर्णांक संख्या है, अतः a और 7 भी एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, अतः a और b, पहले a और b एक पूर्णांक संख्या है, अतः a/7 भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या है a/b सहभाज्य पूर्णांक संख्या है तो हमारी जो a/7 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये भी इसी में ये भी तो पूर्णांक संख्या है, तो a/7 भी एक परिमेय संख्या है। अगर a/7 भी परिमेय संख्या है तो इसकी वैल्यू इसी के बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब इसे ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ इस तरफ लिख दे रहे हैं। इसलिए a/7 भी अगर पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, तब √5 भी परिमेय संख्या होगी। अगर a/7 भी परिमेय संख्या है तब √5 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि √5 √3 इनकी वैल्यू जो होती है लगभग तक होती है, लगभग, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है। इसीलिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः √5 अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमारा कथन गलत होता है और हमारा ये कथन सत्य होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब
कथन हमारा ये गलत होता है कि a/7b परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए कथन हमारा सिद्ध होता है कि 7√5 जो है 7√5 अतः सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे आइए हम शुरू से एक बार देखते हैं। कह रहा है कि 7√5 जो है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें दिखाना है। अब हम अगर इसे परिमेय संख्या मानते हैं, यह परिमेय संख्या के नियम को फॉलो करती है, तो यह परिमेय संख्या होगी। तो हम मान लेते हैं, माना 7√5 संख्या जो है एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब देखते हैं कि 7√5 जो होती है उसे हम परिमेय संख्या के रूप में देखते हैं, तो a/b कर दिए। अब जहाँ a और b परिमेय संख्या की कंडीशन होती है ना, कि जो a और b हमारी वैल्यू होगी यह एक सअभाज्य पूर्णांक होगा, सअभाज्य पूर्णांक होगा, और जो b की वैल्यू होगी वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 7√5 a/b। अब √5 a/7b। अब देखिए ये जो a/7b वैल्यू प्राप्त हुई है हमारा एक पूर्णांक है, और a/b एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पहले से ही हम सअभाज्य पूर्णांक संख्या है, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है। अतः a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब देखते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इसी की वैल्यू तो ये है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √5 √3 √2 ये सब की वैल्यू जो होती है लगभग के बराबर होती है या परिमेय संख्याएं होती हैं, हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे हमारा ये सिद्ध होता है कि 7√5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमारी ये वैल्यू प्राप्त हुई है यह एक अपरिमेय संख्या है √5। तो दोस्तों अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो तीसरा नंबर है हमारा इसी का। तो ये इसे आप लोग देख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान करेंगे। हाँ तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं ये एनसीईआरटी बुक से हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं। ये एनसीईआरटी के बुक में हैं और एग्ज़ाम बेस पे भी देखे गए हैं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि पिछले वीडियो में भी एक कराए थे, लेकिन सोचा कि इस वीडियो में हम थोड़ा इसे अच्छे डिटेल से आराम से बताते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आए तो उसे आसानी से हल कर लें। तो अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है। इसका तीसरा पार्ट है 6 + √2। 6 + √2। पहले हमने रूट का गुणा में देखा, फिर उसके बाद भाग में देखा, फिर उसके बाद अब धन में देखते हैं। पहले हमारी वैल्यू क्या थी 1/√2। अगर हमारी वैल्यू रूट भाग में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा। फिर उसके बाद हमने गुणा में देखा, अब यहाँ पर जोड़ में देख रहे हैं।
तो अब देखते हैं, सवाल कह रहा है कि 6 + √2 संख्या जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हमने बताया है कि जो संख्या हमें कह रही है जस्ट उसका विपरीत करेंगे। मानते हैं, माना संख्या 6 + √2, संख्या 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। तो अब ये परिमेय संख्या का कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, और पिछली वीडियो में हमने इसकी थियरी को भी अच्छे से कराया हुआ था। तो अब देखते हैं, यह 6 + 2, 6 + √2 जो कि परिमेय संख्या को फॉलो करेगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। हमने माना है, यहाँ माना संख्या 6 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो यह अगर एक परिमेय संख्या, हमने इसे परिमेय संख्या माने हैं, तो हम इसे दिखाएंगे कि यह एक परिमेय संख्या के नियम को फॉलो करती है। तो दिखाते हैं कि 6 + √2 बराबर a/b। अगर a/b जो है यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। दोनों जो संख्याएं होंगी वह सह अभाज्य a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तथा एक कंडीशन और होती है, जो हमारी b की वैल्यू होती है वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, 6 + √2 बराबर a/b। अब 6 को हम उस तरफ भेजेंगे, √2 = a/b - 6 ये हुआ। अब हम इस देखते हैं, √2 = a-6b, a-6b/b। √2 बराबर a/b - 6, माइनस को हम 6 को उस तरफ भेज दिए। अगर ये बराबर चिन्ह के उस पार जाता है चिन्ह विपरीत हो जाता है। √2 बराबर a - 6b। अगर a और b पूर्णांक संख्या है तो 6 भी पूर्णांक संख्या में हम पूर्णांक संख्या को गुणा करेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। और पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या में घटाएंगे तो भी हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। अतः ये जो हमारी वैल्यू प्राप्त हुई है, ये वैल्यू हमारी प्राप्त होगी, यह एक पूर्णांक संख्या होगी। अगर यह पूर्णांक संख्या होगी तो यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि b की वैल्यू जो होगी वह 0 के बराबर नहीं होगी। दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। a - 6b/b जो है यह परिमेय संख्या के दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अतः हम लिखेंगे कि a - 6b/b जो है यह वैल्यू एक पूर्णांक है जो परिमेय संख्या के कंडीशन को फॉलो करती है। a - 6b/b एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, एक पूर्णांक संख्या है। अतः इसलिए a - 6b/b a - 6b/b संख्या एक परिमेय संख्या है। अगर a - 6b × b/b
ए माइनस 6b अपान बी संख्या एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक पूर्णांक संख्या है। तो जो ये वैल्यू हमारी प्राप्त हुई है, क्योंकि इसमें ए और बी जो देखो ए और बी जो है सहभाज्य पूर्णांक संख्या है। लिख देखते हैं, ए और बी पूर्णांक संख्या हैं। अगर ये ए और बी पूर्णांक संख्या है तो ये जो हमारी होल संख्या है, होल संख्या भी एक पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या है, b की वैल्यू 0 नहीं है, तो हमें ये किसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन की है कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या, अगर ये वैल्यू हमारी पूरी a अपान b पूरी परिमेय संख्या है, तो जो a और b परिमेय संख्या है, तो ये होल नंबर जो हमारा पूर्णांक प्राप्त होगा यह एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो a माइनस 6b अपान b की वैल्यू जो हमारी है वह √2 है, √2 है। तो यह भी एक, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब इससे यह सिद्ध होता है a माइनस 6b अपान b संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसकी वैल्यू तो यही है ना √2, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि √2 जो वैल्यू है, √2, √5, √7 ये सब जितनी वैल्यूएं हैं, √8 ये सब एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट की वैल्यू जो प्राप्त होती है वह लगभग के बराबर होती है, लगभग के बराबर होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त होती है। इसीलिए ये जो हम लिखे हैं √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि लिख देंगे यहाँ, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या लिखे हैं लेकिन जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये √2, √5, √3, √7, √8, 6 जो भी वैल्यूएं हैं रूट में, उनकी वैल्यू सदैव लगभग के बराबर होती है कि ना कि बराबर होती है। इसीलिए ये वैल्यूएं एक अपरिमेय संख्या होती हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 जो है एक 6 + √2 संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सिद्ध हो गया, यही तो हमें सिद्ध करना था। 6 + 2 जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। हमने बताया था कि अगर हमें इसे दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, सबसे पहला स्टेप हम ये देखेंगे कि इसे हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसे मान लेते हैं यह एक परिमेय संख्या है, अगर यह एक परिमेय संख्या नहीं आती, हम इसे परिमेय संख्या के कंडीशन को फॉलो करवाएंगे। अगर यह कंडीशन को फॉलो नहीं करती, यह परिमेय संख्या नहीं आती, तो यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो हम इसे मान लेते हैं, माना संख्या 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए अब ये एक परिमेय संख्या है 6 + √2। अब इसे हम परिमेय संख्या की कंडीशन को फॉलो करवाएंगे। अब ये एक परिमेय संख्या के बराबर है, तब जहां a और b, अब ये a अपान b, जहां a और b जो दोनों संख्या a और b हैं, जहां सहभाज्य पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या होना जरूरी है परिमेय संख्या के लिए, तथा b ≠ 0, b की वैल्यू जो होती है, जो हर का मान होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 6 + √2 = a अपान b। अब यहाँ √2 = a अपान b -6
6 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। a माइनस 6b का यहाँ गुणा करेंगे, फिर बटे में b, इतनी वैल्यू हमारी प्राप्त हुई। √2 बराबर a माइनस 6b अपान b। अगर a और b एक पूर्णांक संख्या है अगर a और b एक पूर्णांक संख्या है, तो अगर हम पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या से गुणा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी वह एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। और पूर्णांक संख्या में से अगर हम पूर्णांक संख्या को घटाएंगे तो हमारी जो घटाने पर वैल्यू प्राप्त होगी वह भी एक पूर्णांक संख्या होगी। तो दोनों संख्या, ये जितनी भी संख्या प्राप्त होगी यह एक पूर्णांक संख्या होगी, और b की वैल्यू जो हर का मान है वह 0 के बराबर नहीं होगा। तब इसलिए हम देखते हैं कि यह वैल्यू एक परिमेय संख्या के कंडीशन को फॉलो करती है। अतः यह संख्या एक पूर्णांक संख्या है जितनी वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि हम पूर्णांक संख्या में पूर्णांक का गुणा करेंगे तो पूर्णांक वैल्यू प्राप्त होगी, पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटाएंगे तो हमारी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। इसीलिए यह पूरी जितनी वैल्यू है एक पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक a माइनस 6b अपान b संख्या जो प्राप्त होगी, अगर यह पूर्णांक संख्या है प्लस b का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यह वैल्यू एक परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि यह परिमेय संख्या के नियम को फॉलो करती है। अब देखते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये जो वैल्यू हमारी √2 प्राप्त हुई है यह इसी की वैल्यू है। अगर यह इसकी वैल्यू है तो ये परिमेय संख्या है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी ना। तो अब देखते हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू है तो ये √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं √2 हुई, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √8 हुआ, इन सब की वैल्यू जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि जो रूट की वैल्यू आती है, रूट के बाहर की वैल्यू, जब इसे हम बाहर करते हैं तो यह लगभग बराबर के वैल्यू, जो वैल्यू आती है लगभग में आती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू आती है। वही बार बार वैल्यू रिपीट होती रहती है, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हम जानते हैं कि यह कथन सत्य नहीं है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए जो हमारी ये भी वैल्यू होगी ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए 6 + √2 जो संख्या होगी यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे दिखा नहीं पाए कि ये एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और यह NCERT का क्वेश्चन है, उसके बाद ये परीक्षाओं में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 नंबर में, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए। हो सकता है हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ये क्वेश्चन बहुत आपको अच्छे तरीके से समझाया है हमने। थैंक्स।